हजारों साल बाद अब भी नील नदी इजिप्ट की जीवन रेखा है। नाइल नदी से अब भी पीने का पानी मिलता है, इससे बिजली मिलती है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है, इसीलिए ये अब भी खेती में मदद करती है। नाइल के बिना यहाँ रहना मुमकिन नहीं है। आज 96% आबादी उस 3% जमीन पर रहती है जिस पर नील की वजह से खेती हो पाती है। इन जगहों से दूर के इलाके बिल्कुल अलग हैं। इजिप्ट का लगभग 9,65,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका तपते रेगिस्तान का है। कुछ सबसे सख्त इलाके देश के पूर्व में साइनाई पेनिनसुला में हैं। इजिप्ट के इस इलाके में साल भर में महज 4 सेंटीमीटर बारिश होती है। आसमान से देखने पर यह साफ हो जाता है कि यहाँ की सूखी पथरीली मिट्टी में बड़े पैमाने पर खेती करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन तब भी लोगों के कुछ समूह हजारों वर्षों से साइनाई में बसे हुए हैं। खुदरा ईद मोरजीद ने अपनी पूरी जिंदगी इस सुदूर गांव में बिताई है। यहाँ खाना ढूंढना बहुत मुश्किल है। बारिश नहीं होती है और जानवरों के चरने के लिए कोई हरियाली नहीं है। खुदरा बेडुइन समुदाय की हैं। इन प्राचीन लोगों में से ज्यादातर लगभग 2000 साल पहले अरेबियन पेनिनसुला से आकर यहां बसे थे। हाल के दशकों में साइनाई इलाके में सुरक्षा बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने की सरकारी नीतियों की वजह से कुछ बेडुइन लोगों को सरकारी सेवाएं हासिल करने में दिक्कत हो रही है और इनकी खाना बदोश परंपराएं भी खत्म होने लगी हैं। यहाँ से कई लोग काम की तलाश में इजिप्ट के शहरों में चले गए हैं। खुदरा इस रेगिस्तान में ठीक वैसे ही रहती हैं जैसे इनके पूर्वज रहते थे। ये रेगिस्तान आपको एक्सरसाइज करना सिखाता है। हर जगह आना जाना, लकड़ी जमा करना, पानी लाना, सबके लिए चलना पड़ता है। बैठे रहने पर आपका शरीर बूढ़ा होने लगता है। चलना, चुस्त रहना और सेहतमंद रहना जरूरी है। खुदरा विधवा हैं। अपना और अपनी बकरियों का पेट भरने के लिए इन्हें दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक में हरियाली ढूंढनी है। इजिप्ट के सूखे साइनाई पेनिनसुला में बेडुइन खुदरा ईद मोरजीद घास की तलाश में अपनी बकरियों को सुदूर रेगिस्तान में ले जा रही हैं। इलाके को समझने के लिए खुदरा खाना बदोश बेडुइन लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही जानकारियों और समझ का इस्तेमाल करती हैं। ऊपर से देखने पर इस पहाड़ी इलाके में गलियों जैसी बनावट दिखाई देती है। खुदरा जानती है कि जमीन की सतह के ठीक नीचे पहुंचने वाला बारिश का पानी यहाँ पौधों को जिंदा रखने के लिए काफी है। यहाँ चरने के लिए बहुत कुछ है। अगर ये खुश हैं, तो मैं भी खुश हूँ। बकरियां चर रही हैं और खुदरा रेगिस्तान की एक और मुश्किल से हासिल होने वाली चीज का फायदा उठा रही हैं। ये एग्रम पौधा रेगिस्तान में उगता है। इसे उखाड़ कर, मसल कर इसमें पानी मिलाते हैं। इससे आप हाथ और कपड़े धो सकते हैं। ये साबुन है, खुशबूदार बढ़िया साबुन। आज बकरियों ने काफी चर लिया। कल खुदरा को कहीं और हरियाली का पता लगाना होगा। मैं इस काम को रोजाना करती हूँ। मुझे पसंद है ये काम। मैं शादी के समय से यहाँ हूँ। मैं कभी कहीं और नहीं रही। रेगिस्तान ही मेरी जिंदगी है। बेडुइन लोगों ने रेगिस्तान को अपना घर बना लिया है।
लेकिन प्राचीन इजिप्ट के लोग इस सूखे इलाके का अलग तरह से इस्तेमाल करते थे। परलोक के जीवन की तैयारी में फैरोज को पश्चिमी रेगिस्तान में दफनाया जाता था। जोसर के स्टेप पिरामिड जैसे शाही मकबरे 4700 साल पहले बने थे और उनमें बेशुमार बेशकीमती चीजें भरी जाती थी। फैरोज का मानना था कि उनके पिरामिड में कोई घुसपैठ नहीं कर सकता था, लेकिन पुराने जमाने के कब्र लुटेरे इन्हें हमेशा निशाना बनाते थे। इसलिए 3500 साल पहले फैरोज ने एक सुदूर रेगिस्तानी घाटी में एक विशाल गुप्त मकबरा बनाया। ईसा पूर्व 16वीं सदी से लगभग 500 वर्षों के दौरान यहां राज परिवार के कम से कम 63 मकबरे बनाए गए। वैली ऑफ द किंग्स एक प्रतीकात्मक पिरामिड वाले पहाड़ के नीचे स्थित है। फैरोज को उम्मीद थी कि ये छिपी हुई जगह कब्र लुटेरों से सुरक्षित रहेगी। शुरू में इन मकबरों में घुसने का रास्ता सील बंद था और रेत और पत्थरों के नीचे छिपा था। अब रास्तों का एक नेटवर्क अंदर तक जाता है। कंजर्वेटर लोरी वोंग यहां के सबसे जाने माने आकर्षण की देख रेख करती हैं। टूटनखामन का मकबरा। तूतनखामन इसलिए मशहूर है कि जब उसका मकबरा ढूंढा गया तो उसके अंदर सारी चीजें सही सलामत थी। ऐसा बहुत ही कम देखा गया है और बाकी सभी मकबरों को लूट लिया गया था। टूटनखामन सिर्फ 9 साल की उम्र में इजिप्ट का शासक बना था। इस कम उम्र में राजा के मकबरे की खोज 1922 में ब्रिटिश इजिप्टोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर ने की थी। इसके अंदर उन्हें टूटनखामन के गोल्ड डेथ मास्क समेत कई बेशकीमती चीजें मिली, जैसे उसका सोने और चांदी का सिंहासन जिस पर कीमती पत्थर जड़े थे और 5000 से ज्यादा अनमोल चीजें। वैली ऑफ द किंग्स में हर साल 15 लाख लोग आते हैं। इतने ज्यादा लोगों के आने से यहां नुकसान हो रहा है। लोगों के कपड़ों और जूतों में धूल होती है और अगर वो मकबरे में आते हैं तो वो धूल पेंटिंग पर जम जाती है, जिसे सुरक्षित तरीके से साफ करना बहुत ही मुश्किल होता है। लोरी की टीम ने मकबरे के अंदर धूल का स्तर कम करने के लिए एक वेंटिलेशन सिस्टम लगाया है। साफ हवा से ये पक्का होगा कि टूटनखामन का ये मकबरा आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सही सलामत रहेगा। हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस मकबरे को वैसे ही देख सकें जैसे हमने देखा है। तूतनखामन के मकबरे जैसी जगह पर काम करना वाकई कमाल का अनुभव है। इजिप्ट के ताकतवर फैरोज ने पूरे देश पर अपनी छाप छोड़ी, लेकिन आसमान से दिखने वाले सारे निर्माण पुराने जमाने के शासकों के नहीं हैं। ये पालतू कबूतरों के टावर्स हैं। इजिप्ट में इन परिंदों को हजारों सालों से पाला जा रहा है। पुरानी जानकारियों के मुताबिक खास दावतों में उनका मांस खाया जाता था। आज कबूतर सिर्फ खाने के लिए ही नहीं, बल्कि मुकाबले के लिए भी पाले जाते हैं। कायरो के गामालिया इलाके में कबूतर पालने वाले दर्जनों दीवाने हमेशा एक दूसरे से मुकाबला करते रहते हैं। आसमान से दिखने वाले ये लकड़ी के ढांचे छतों से काफी ऊपर हैं।
इन्हें रियास कहते हैं और ये पिजन टावर्स का शहरी रूप है। इनमें से कुछ में तो 300 परिंदे रह सकते हैं। हसन मोहम्मद हुसैन खुद को गामालेया का कबूतर बादशाह कहते हैं। मैंने अपना पहला रियस 23 साल पहले बनाया था। मैंने पुआल से अपनी छत पर 3 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा रियस बनाया था। काफ़ी वक्त लगा था, फिर मैं धीरे धीरे बड़े और ऊंचे रियस बनाता गया। हसन इजिप्ट के 20 लाख कबूतरबाजों में से एक हैं। मुकाबले में ये लोग अपने सबसे अच्छे परिंदों को शहर के बीच की एक जगह पर ले जाकर एक साथ छोड़ते हैं। इनका मकसद होता है अपने परिंदों को वापस अपने घर लाना और मुमकिन हो तो प्रतिद्वंद्वी के परिंदों को भी ललचा कर ले आना। मुकाबले के अंत में जिस कबूतरबाज के पास ज्यादा परिंदे होंगे वही विजेता होगा। फुटबॉल मैच की तरह इसमें भी हर मुकाबला बिल्कुल अलग होता है। कबूतर पकड़ना वैसा ही है जैसे गोल करना। हसन कायरो के पुराने इलाके के बीच में अपने प्रतिद्वंद्वी से मिले। गामालेया के कबूतर बादशाह का खिताब बनाए रखने के लिए आज इनका जीतना जरूरी है। कायरो के इस ऐतिहासिक इलाके में हसन मोहम्मद हुसैन अपने प्रतिद्वंद्वी कूटो एडम के साथ कबूतरों का मुकाबला कर रहे हैं। दोनों अपने परिंदों को छोड़ने के लिए तैयार हैं। चालीस कबूतर कायरो के आसमान में उड़ चले। कुछ ही मिनटों में ये अपने ठिकाने की रेंज में पहुंच जाएंगे। दोनों प्रतिद्वंद्वी अपने सभी कबूतरों को और मुमकिन हो तो दूसरे के कबूतरों को भी अपने यहां लाने की कोशिश करेंगे। जिसके पास सबसे ज्यादा परिंदे होंगे वो जीतेगा। टावर में पहुंचते ही हसन को कबूतर दिख गए। मैं अब उन्हें पुकारूंगा और उसके बाद मैं दूसरों के कबूतरों को देखने की कोशिश करूंगा। हसन उन्हें वापस बुलाने के लिए इशारे करने लगे और सीटी बजाने लगे। कबूतरों के लौटने पर ये उनके टैग देखने लगे कि ये किसके हैं। हसन के सभी कबूतर वापस आ गए हैं। इनका प्रतिद्वंद्वी कूटो एडम इनके कबूतरों को नहीं ललचा पाया। मुझे लगता है वो काला वाला कूटो का ही कबूतर है। लेकिन हसन ने उन्हें ललचा लिया। एक और जीत हासिल करके हसन ने अपना खिताब बरकरार रखा अगले मुकाबले तक। मैं सच में बहुत खुश हूं कि आखिरकार मैं जीत गया हूं। कबूतरों के साथ इजिप्ट के लोगों का रिश्ता फेरोज के जमाने की एक विरासत है। प्राचीन शासकों की विशाल इमारतें उनकी जबरदस्त ताकत की गवाही देती हैं। वो मामूली राजा नहीं थे, वे खुद को देवता मानते थे और उम्मीद करते थे कि उनकी प्रजा उनकी पूजा करेगी उनके मरने के बाद भी।